गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए पटवारी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। SI में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आज अपन मध्य प्रदेश का टॉपिक देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं, उनके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अपन मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को अगर देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि प्राचीन काल के जो साहित्यकार, कैसे प्राचीन काल के साहित्यकार, इसके अलावा मध्यकालीन साहित्यकार, इसके अलावा आधुनिक साहित्यकार। तो अपन ने मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं प्राचीन काल से बनते हैं, कुछ आधुनिक काल से बनते हैं। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्राचीन काल के साहित्यकार वो कौन कौन से प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं। तो देखिए, अपन सबसे पहले प्राचीन कालीन साहित्यकारों की बात करें तो अपने कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, महान साहित्यकार थे। इसके अलावा भवभूति, इसके अलावा भर्तरी, इसके अलावा बाणभट्ट। तो देखिए, प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण कालिदास हैं, उसके बाद भवभूति, उसके अलावा भर्तरी, इसके अलावा बाणभट्ट। ये तो हो गए अपने प्राचीन कालीन साहित्यकार। इनके बारे में अभी अपन विस्तार से देख रहे हैं। अभी थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं कि कौन से प्राचीन के, कौन से मध्य के, कौन से आधुनिक काल के हैं। तो देखिए, मध्यकालीन साहित्यकार में देख रहे हैं अपन केशवदास, पद्माकर और भूषण। अब इसके अलावा अपन देख रहे हैं आधुनिक साहित्यकारों की अगर बात करें तो आधुनिक काल बोले तो अभी वर्तमान जो साहित्यकार होते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हुए हैं अपन। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी आधुनिक काल की हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। इसके अलावा हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, द्वारका प्रसाद और भवानी प्रसाद मिश्र। इसके अलावा शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, ये सब आधुनिक कालीन साहित्यकार हैं। कैसे? आधुनिक कालीन साहित्यकार हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद अपन आगे कालिदास से विस्तार में पढ़ेंगे कि प्राचीन कालीन साहित्यकार कौन हुए। कालिदास के बारे में अपन विस्तार से फिर अभी पढ़ने वाले हैं कि इनकी रचनाएं क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अपन देखने जा रहे हैं प्राचीन काल के साहित्यकार। प्राचीन काल के साहित्यकारों की अगर बात करें, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कालिदास को मानते हैं अपन। किसको मानते हैं? कालिदास। कालिदास के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले कालिदास को आपको पता कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। यह श्रृंगार रस प्रधान कवि थे। इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं वगैरह की हैं वो संस्कृत भाषा में की हैं। किसमें की हैं? संस्कृत में। तो देखिए, अपन कालिदास की यहाँ चर्चा करते हैं तो आप देख रहे हैं कालिदास जो थे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उज्जैन बोले तो उज्जैन आपका आज उज्जैन, उसको पहले क्या बोलते थे? उज्जैनी या अवंतिका। यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बोले तो विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। राजा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या था? चंद्रगुप्त सेकंड। जो गुप्त वंश के महान शासक हुए, उनके दरबार में रहते थे कौन? कालिदास ये कौन थे? एक महान कवि थे जो विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे, जो अपने अलग अलग विषय के विशेषज्ञ थे, उनमें से एक कौन थे? कालिदास। तो समझ गए। देखिए, राजा विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें कवि या कुल गुरु की उपाधि दी। विक्रमादित्य ने कालिदास को कवि की उपाधि दी या फिर कुल गुरु, अपन कहें कवि भी थे और इसके अलावा इन्होंने कुल गुरु की उपाधि इनको दी। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यह श्रृंगार रस प्रधान थे। इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो सब के सब श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं, इनके द्वारा कुल 7 ग्रंथों की रचना की गई। कालिदास के द्वारा कुल 7 ग्रंथ लिखे गए हैं। समझ रहे? उनमें देखते हैं इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, पटवारी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें अपन देख रहे हैं इनके द्वारा 2 खंड काव्य लिखे गए।
2 खंड काव्य। कौन कौन से? मेघदूत और ऋतु संहारम। इनके खंड काव्य पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन खंड काव्य है, तो आप लगाएंगे वहां पर मेघदूत और ऋतु संहारम। इसके अलावा इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, 2 महाकाव्य, रघुवंश और कुमार संभव। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में रघुवंश और कुमार संभवम। अगर संस्कृत में कहें तो रघुवंशम और कुमार संभवम। समझ रहे मेरी बात? तो 3 नाटकों की रचना की कालिदास ने, 3 नाटक भी लिखे। सोचो यहाँ खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, तो 3 नाटक इनके कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमो वर्षियम। समझ रहे मेरी बात? ये सब रचनाएं किसके द्वारा की गई हैं? ये सारी की सारी रचनाएं कालिदास के द्वारा की गई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर उसके बाद अपन और आगे चलते हैं प्राचीन काल के साहित्यकारों के बारे में। इसके बाद अपन देखिए प्राचीन कालीन एक अन्य साहित्यकार की बात कर रहे हैं, भवभूति। भवभूति की अगर अपन बात करें तो यह भी संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार थे जो कालिदास थे। कालिदास के बाद अगर अपन बात करें तो भवभूति का ही नाम आता है संस्कृत के कवियों में या साहित्यकारों में। महान कालिदास के बाद किसका नाम आता है? भवभूति का। जैसे कालिदास की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो श्रृंगार रस प्रधान कवि थे, वैसे ही अगर भवभूति की बात करें अपन तो भवभूति करुण रस प्रधान कवि थे। ये करुण रस में अपनी कविताएं लिखते थे, वो श्रृंगार रस में लिखते थे। तो अब देखिए भवभूति की बात करें तो ये कैसे थे? करुण रस प्रधान कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर अपन बात करें तो महावीर चरित्र, यानी महावीर के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा एक ग्रंथ लिख दिया। इसके अलावा मालती माधव, इसके अलावा उत्तर रामचरित्र, भगवान राम के ऊपर भी इन्होंने क्या की? रचनाएं की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र। ये आपको याद रखनी है, किसकी? भवभूति की है। इसके बाद अपन नेक्स्ट कवि की बात कर रहे हैं, बाणभट्ट। तो देखिए बाणभट्ट भी संस्कृत के प्रमुख कवि थे, क्योंकि उस समय आपको पता है प्राचीन काल की जो प्रमुख भाषा थी वो संस्कृत ही थी। सबसे ज़्यादा संस्कृत का ही बोलबाला था। इसलिए प्राचीन कालीन जितने भी साहित्यकार या कवि हुए हैं वो सारे के सारे अपने ग्रंथ एवं रचनाएं संस्कृत में लिखते थे। तो देखिए अपन बाणभट्ट की बात कर रहे हैं, तो बाणभट्ट की अगर बात करें तो यह हर्षवर्धन के राजकवि थे, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन की अगर अपन बात करें तो यह वर्धन वंश के शासक थे। किस वंश के थे? वर्धन वंश के शासक थे। तो उनके दरबार में कौन रहते थे? बाणभट्ट रहते थे। इनके राजकवि थे, यानी इनके राज्य क्षेत्र के प्रमुख कवि कौन थे? बाणभट्ट। तो ये बात क्लियर हुई। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, जो संस्कृत गद्य काव्य में विशेष रुचि रखते थे। देखिए संस्कृत में तो थे संस्कृत के, लेकिन संस्कृत में गद्य और पद 2 भाषा में थी, तो गद्य काव्य के ये प्रमुख कवि थे। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो बाणभट्ट के द्वारा देखिए सबसे पहले कादम्बरी लिखा गया, कादम्बरी। इसके अलावा हर्षचरित्र, यानी कि इसमें हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में, तो हर्षवर्धन के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा उनका जो चरित्र था, जीवन था, वो सब कुछ लिख दिया। इसके अलावा चंडिका शतक, इसके अलावा मुकुट चरित्र। तो देखिए बाणभट्ट की प्रमुख अगर ग्रंथों की बात करें, कादम्बरी हो गया, हर्षचरित्र हो गया, चंडिका शतक हो गया और मुकुट चरित्र हो गया। ये पूरी प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? बाणभट्ट की हैं। इसके अलावा अपन एक नेक्स्ट कवि की बात कर रहे हैं भर्तृहरि की। तो देखिए भर्तृहरि की बात करें, यह मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि थे, मध्य प्रदेश के। तो देखिए भर्तृहरि की बात कर रहे हैं तो इन्होंने 3 शतकों की रचना की है, यानी इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कितने थे? 3 थे। वो तीनों के तीनों ग्रंथ इन्होंने अपनी प्रेम का रजऊ के याद में लिखा। पहले देखिएगा इनके द्वारा पहला जो ग्रंथ लिखा गया उसको बोल रहा है श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक। तो देखिए श्रृंगार क्या है? इन्होंने अपनी प्रेम का रजऊ के श्रृंगार के ऊपर, मनमोहन के ऊपर पूरा का पूरा ग्रंथ लिख दिया, यानी 100 दोहे लिख दिए। कितने लिख दिए? 100। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? श्रृंगार शतक, शतक लगा दिया पूरा इन्होंने। इसके बाद इन्होंने नीति शतक, नीतियों के ऊपर एक पूरा शतक लिख दिया, एक ग्रंथ।
इसके अलावा वैराग्य, क्या हुआ, इनकी प्रेमिका इनको छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, बैरागी हो गए। उनकी याद में उन्होंने क्या कर दिया, वैराग्य शतक लिख दिया। तो देखिए भर्तृहरि की बात कर रहे हैं, भर्तृहरि के द्वारा 3 शतकों की रचना की गई। आपको याद रखना है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये अपने देखिए प्राचीन कालीन साहित्यकार हो चुके हैं पूरे के पूरे। अब अपन मध्यकालीन साहित्यकार पढ़ेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, जिसमें अपन ने पिछले टॉपिक में मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो अपन ने प्राचीन काल के साहित्यकार पढ़ लिए थे। आज अपन मध्यकाल के साहित्यकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके पटवारी एवं एसआई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब आप देखने जा रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार कि मध्यकाल में कौन कौन से कवि हुए हैं, उनके कौन कौन सी रचनाएं हैं और वो किन किन शासकों के दरबार में रहते थे। यह सब अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कवि की बात कर रहे हैं, अपन देखने जा रहे हैं केशव दास की। देखिए केशव दास की अगर बात करें तो एक बहुत ही महान कवि थे, जो ओरछा नरेश यानी कि ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबार में रहते थे। ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। कौन? केशव दास। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई। इनमें अपन देखने जा रहे हैं कि इनकी जो पहली रचना है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। इसके अलावा कवि प्रिया, विज्ञान गीता, नखशिख, रामचंद्र का, रतन बावन, वीर सिंह देव चरित्र, ओरछा के राजा थे वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्र का, जहांगीर मुगल बादशाह, उनके ऊपर भी लिख दिया। इसके अलावा छंदमाला। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा की गई? केशव दास के द्वारा की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इनके बारे में। तो देखिए अब अपन मध्यकालीन साहित्यकार में आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कवि की ओर। देखिए अपन देख रहे हैं भूषण। अब देखिए भूषण की बात कर रहे हैं, यह वीर रस प्रधान कवि थे। कैसे थे? वीर रस प्रधान कवि थे, जो शिवाजी के साथ रहते थे। देखिए कवि के साथ साथ ये सेनापति भी थे, एक सैनिक योद्धा भी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो रचनाएं की हैं, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेकर इन्होंने क्या किया है, ये रचनाएं लिखी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत योद्धा भी थे और कवि भी थे। शिवाजी के साथ इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया। समझ रहे मेरी बात? दिन में युद्ध में क्या चल रहा है वो किया, रात में अपनी कविताएं लिखने बैठ गया। तो ऐसा कहा जाता है कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेकर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो देखिए अपन यहाँ पर देख रहे हैं भूषण जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो देखिए भूषण जी की बात कर रहे हैं, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये वीर रस प्रधान कवि थे। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं सारी की सारी वीरता के ऊपर लिखी हैं। और शिवाजी, किसकी वीरता? शिवाजी की वीरता और उनके चरित्र के ऊपर कि शिवाजी का चरित्र कैसा था, इसके ऊपर इन्होंने क्या की है, रचनाएं लिखी हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण अपन रचनाएं देखने जा रहे हैं। तो देखिए शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी। देखिए इसके बाद अपन देख रहे हैं शिवा बावनी, शिवा बावनी। शिवा बावनी के बाद अगर अपन बात कर रहे हैं तो इन्होंने और दूसरी जो रचना की है छत्रसाल दशक। इसके अलावा भूषण उल्लास। देखिए छत्रसाल, बोलिए छत्रसाल के ऊपर, किसके ऊपर? शिवाजी से पहले कौन थे? छत्रसाल की उपाधि धारण की थी किसने? शिवाजी। तो ये इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की, भूषण उल्लास की रचना की, शिवा बावनी। इसके अलावा शिवराज भूषण और भूषण हजारा। किसकी? भूषण हजारा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि शिवाजी की वीरता पर इन्होंने रचना की है। तो जो भी रचनाएं की गई हैं वो शिवाजी के ऊपर की गई इनके द्वारा। किसके द्वारा की गई? शिवाजी। शिवाजी के चरित्र को इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। तो ये देखिए, पहले आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अपन आगे मध्यकालीन साहित्यकार और देख रहे हैं। इसके बाद अपन देख रहे हैं
पद्माकर। पद्माकर की बात कर रहे हैं तो ये भी अपने मध्यकालीन साहित्यकार हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं वो अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिए, नंबर पहला इनके द्वारा जो रचना की गई है वो पद्माभरण। पद्माभरण। इसके अलावा जगत विरोध, जगत विरोधी। इसके अलावा अली जयप्रकाश, अली जयप्रकाश। हिम्मत बहादुर। इसके अलावा बिरुदावली। इसके अलावा प्रताप सिंह बिरुदावली। इसके अलावा अपन देख रहे हैं गंगा लहरी भी इनके द्वारा रचना की गई है, गंगा लहरी। यमुना लहरी भी इनके द्वारा रचना की गई है। प्रबोध पचासा भी इनके। इसके अलावा राम रसायन। ये इनके द्वारा इतनी सारी जो रचनाएं की गई हैं वो पद्माकर के द्वारा की गई हैं। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात कर रहे हैं कि आधुनिक युग में 1857 के बीच में कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर अपन बात करें तो इन्होंने राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, देश के प्रति जागरूक होकर कई कहानियां लिखी हैं, राष्ट्र के समर्पित होने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए कई सारी कहानियां लिखी। इसके लिए इन्होंने कई राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। समझ रहे हैं मेरी बात? माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कविता इनकी मिलती है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। इसके अलावा समर्पण, देश के प्रति समर्पित हो जाओ। युग चरण, युग मतलब देश। हिम तरंगिणी। इसके अलावा हिमकीर्तनी। कृष्ण अर्जुन युद्ध। कला का अनुवार्य, कला का अनिवार्य। इसके अलावा साहित्य देवता, साहित्य देवता। अमीर इरादे, गरीब इरादे। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपन और देख रहे हैं आधुनिक काल के साहित्यकार। इसके बाद आप देखिए, अपन देख रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं और किसके ऊपर की हैं, सारी अपन अभी यहाँ विस्तार में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना की बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले देखिए झांसी की रानी, यानी इन्होंने जो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी इन्होंने क्या लिखी है, कविताएं लिखी हैं। इसके अलावा मुकुल। इसके अलावा त्रिधारा, त्रिधारा भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा बिखरे मोती, बिखरे मोती। उन्मादिनी, उन्मादिनी। सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र। जलियांवाले बाग के बसंत, यानी जलियांवाले बाग में जो कांड हुआ था उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है अपनी कविता में। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे महत्वपूर्ण रचना की बात कर रहे हैं झांसी की रानी पूछा गया है कई बार बिखरे मोती किसकी कविता है ये भी पूछा गया है। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देख रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की अगर बात करें तो ये व्यंग्यकार थे। क्या थे? व्यंग्यकार। तो देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं आपको अलग ही मिलेंगी, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। तार सप्तक, साहित्य की डायरी, साहित्य की डायरी, ये भी इनकी पुस्तक। इसके अलावा सतह से उड़ता आदमी। अब आप देख रहे हैं सतह से उड़ता आदमी। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। इसके अलावा कविता का आत्म संघर्ष। इनकी रचनाएं आपको दिख रहा है, देखिए क्या, चांद का मुंह टेढ़ा, कितनी बढ़िया रचना है। इसके अलावा सतह से उड़ता आदमी, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार। अब आगे अगर अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं आधुनिक साहित्यकार की, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की बात करते हैं। बाल कृष्ण शर्मा ने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं? तो देखिए, इनके द्वारा 3 महाकाव्यों की रचना की गई है। उर्मिला महाकाव्य,
प्राण अर्पण खंड काव्य, प्राण अर्पण, अपन किसी को प्राण समर्पित कर देते हैं। इसके अलावा रश्मि रेखा कविता संग्रह, यानी इनके द्वारा 3 प्रमुख रचनाएं की गई, वो कौन कौन सी? उर्मिला महाकाव्य, प्राण अर्पण खंड काव्य, इसके अलावा रश्मि रेखा कविता संग्रह। ये देखिए आपने देखा भी आधुनिक साहित्यकार, ये अपन हो गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन और पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अपन देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की अगर अपन बात करें तो इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले इनके द्वारा जो की गई गीत फरोश, गीत फरोश। इसके अलावा गांधी पंचसती, गांधी पंचसती। इसके अलावा बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। कमल के फूल, नेक्स्ट पहेली। ये सारी की सारी जो रचनाएं की गई वो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा की गई हैं। इसके आगे अपन नेक्स्ट साहित्यकार देख रहे हैं हरिशंकर परसाई। ये अपने बचपन में भी ये लोगों के बारे में पढ़ा है। हरिशंकर परसाई की बात देखें कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं, तो देखिए इन्होंने बताया कि भूत के पांव पीछे, इन्होंने कहा जो कहावतें हैं पुरानी कि भूत के पांव पीछे होते हैं, उल्टे चलते हैं, वो इनने रचना कर दी क्या? भूत के पांव पीछे। नेक्स्ट, तब की बात और थी। कहते हैं कि वो जमाना कुछ और था, अब बात कुछ और है। तो तब की बात और थी, यह रचना भी किसके द्वारा की गई? हरिशंकर परसाई के द्वारा की गई। देखिए नेक्स्ट, हंसते हैं रोते हैं। व्यक्ति कभी कभी हंसता भी है, कभी कभी रोता भी है, तो यह भी रचना इन्होंने की, हंसते हैं रोते हैं। देखिए पगडंडियों का जमाना। पहले क्या होता था, गांव में रास्ते जाने के लिए पगडंडियां होती थी, उनसे पैदल चल के जाते थे। अब बड़ी बड़ी सड़कें हो गई, तो क्या था? पगडंडियों का जमाना था उस दौर के जो साहित्यकार है। इसके अलावा तट की खोज, आदमी समुद्र के तट की खोज के लिए चलता था। रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। इसके अलावा बेईमानी की परख। कहते हैं लोगों के अंदर पता होना चाहिए कि कौन बेईमान है, उसकी परख करना आना चाहिए। तो ये क्या रचना की है? बेईमानी की परख। ये सारी की सारी रचनाएं हरिशंकर परसाई के द्वारा की गई हैं। इसके अलावा देखिए हम नेक्स्ट साहित्यकार की बात कर रहे हैं शरद जोशी। अब देखिए शरद जोशी ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं वो अपन देख रहे हैं। तो यहां देखिए तिलिस्म, तिलिस्म जो रचना की गई वो शरद जोशी। इसके बाद फिर किसी बहाने, ये कहते हैं इनकी रचना में कहा है कि फिर किसी बहाने आ जाए। नेक्स्ट परिक्रमा, परिक्रमा। अंधों का हाथी, एक था गधा। अब देखिए कैसी कैसी रचनाएं कर रहे हैं लोग कि एक था गधा। जीव पर सवार इल्लियां, सुनकर ही घिन सी आ जाएगी आपको। क्या? जीव पर सवार इल्लियां। राह किनारे बैठ, राह किनारे बैठ। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? शरद जोशी की हैं। तो समझ रहे हैं बात। इसके अलावा अपन देख लो शरद जोशी की अगर बात करें तो ये व्यंग्यकार थे। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो देखिए शिव मंगल सिंह सुमन की जो रचनाएं की गई हैं, देखिए विंध्य हिमालय, यानी कि हिमालय पर्वत के बारे में उन्होंने लिखा। प्रलय गायन, यानी पृथ्वी में किस तरीके का प्रलय होता है, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह, ये सब इन्होंने किसमें लिखा है? प्रलय गायन में। और विंध्य हिमालय में हिमालय पर्वत के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं, एक दो और देख लेते हैं साहित्यकार, जैसे दुष्यंत कुमार हुए हैं। तो दुष्यंत कुमार की जो प्रमुख रचना है साय में धूप। किसमें? साय में धूप, ये दुष्यंत कुमार की है। इसके अलावा द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र की है कृष्णायन। ये इनकी प्रमुख रचना है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।